afternoon and good evening to all of you. Welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. चलिए आज से हम अपनी एक नई सीरीज जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल रहेगी उसके 20 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। उसमें कमेंट करके आप लोगों को बताना है। तो आज से जो हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उन सभी के एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑडिटिंग के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? ऑडिट मीन्स। ऑडिट मीन्स क्या ऑडिट रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है? नहीं। क्यों बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होता है? क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग तो हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं, है ना। प्रिपेयरिंग दी फाइनल अकाउंट्स, नहीं, ये भी हम लोग अकाउंट्स में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स, बिल्कुल यही होगा आंसर। आगे भी देख लेते हैं। प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, नहीं, ये सेम चीज, बी और डी सेम चीज कह रहे हैं। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? सी। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ऑडिटिंग में करते हैं, जो ऑडिट का मतलब है हम लोग जो हमने जो भी फाइनल स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे अकाउंट हैं, ठीक है, उनकी उनको अच्छे से चेक करना, उनको उनमें देखना कि वो क्या ट्रू एंड फेयर, पहले होता था ट्रू एंड करेक्ट, अब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, ठीक है। उन पे वाउचर्स हम लोग चेक करते हैं, उन अकाउंट्स चेक करते हैं, उनके एक्चुअल में एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन की। जो एसेट्स या जो लाइबिलिटीज कही है, या जो एसेट कही है, अगर एसेट कही है कि ये वाली मशीन हमारे पास 10 लाख की पड़ी है, क्या वो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही है या वो एक्चुअल में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे है, मतलब एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो हम लोग ये सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर क्या है? सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? ऑडिटर शैल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय। ऑडिटर रिपोर्ट जो शैल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय, वो कौन सी जो अपने अकाउंट्स को जब एग्जामिन करता है तो वो किसको रिपोर्ट देता है, ठीक है। अब ऑडिटर को किसी ने अपॉइंट किया होगा, ठीक है। ऑडिटर, मैं थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दूंगा। जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है और जो पार्टनरशिप होती है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है ऑडिट करवाना। क्यों? क्योंकि इनमें जो ओनर होता है वही सब कुछ होता है, ठीक है। मगर जो हमारी कंपनी है, वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सभी कंपनीज को ऑडिट कराना जरूरी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डायरेक्टर्स कोई और होता है और ओनर कोई और होता है। वो ओनर किसे कहते हैं? हम शेयर होल्डर्स को कहते हैं, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो पैसा है वो सिक्योर है या नहीं, कि कल को कंपनी हमारा पैसा वापस दे भी पाएगी या नहीं, तो उसके लिए वो ऑडिटिंग करवाते हैं। और ऑडिट एक ऑडिटर रखते हैं जो ऑडिटिंग करके उनको एक रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर जब ऑडिटिंग करता है तो उसके बाद वो अपनी जो रिपोर्ट होता है वो सभी शेयर होल्डर्स को सेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर के पास जाएगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा? वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और कंपनी के सेक्रेटरी को भेज देगा और आगे उसकी जिम्मेवारी है कि वो सभी शेयर होल्डर्स को वो रिपोर्ट पहुंचा दे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या सभी तरह की रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को ही देनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सभी जो सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं वो क्या सिर्फ शेयर होल्डर्स को देनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोई स्पेशल रिपोर्ट तैयार की जाती है, स्पेशल रिपोर्ट मतलब स्पेशल पर्सन के थ्रू बनवाई जाएगी, ठीक है, या स्पेशल बॉडी के थ्रू बनवाई जाएगी। अब स्पेशल पर्सन या स्पेशल बॉडी के थ्रू बनवाई जाएगी तो वो स्पेशल पर्सन या स्पेशल बॉडी कौन होगी? वो होगी हमारी गवर्नमेंट। कौन होगी? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कहे कि ये ऑडिट करो और ये स्पेशल रिपोर्ट हमें सेंड करो, ठीक है, तो ऑडिटर उस कंपनी की ऑडिटिंग करेगा और गवर्नमेंट को सेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा वो रिपोर्ट, ठीक है। तो जब स्पेशल रिपोर्ट की बात आएगी तो वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो क्या है? शेयर होल्डर्स, टू दी शेयर होल्डर। जब
ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा तो वो शेयर होल्डर्स को सेंड करेगा, और जो स्पेशल रिपोर्ट्स की बात आएगी तो वो गवर्नमेंट बनवाती है और गवर्नमेंट को ही सेंड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, तो ये जो ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड वो किस में डील करते हैं? तो वो जो डील की जाती है वो की जाती है AAS 8। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझको समझाने वाली बात नहीं, ये याद ही करना पड़ेगा। तो जो ये ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड है वो AAS 8 से डील करी जाती है। ठीक है, इसमें इसकी सारी डिटेल्स लिखी गई हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी। फोर्थ क्या कहते हैं? ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय। जो ऑडिट प्रोग्राम है वो किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है? ठीक है, तो क्या वो ऑडिटर के लिए किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन हम आगे ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, क्या क्लाइंट्स के लिए किया जाता है? क्लाइंट्स के थ्रू किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट्स हो सकता है। ठीक है, क्लाइंट्स में सारे शेयर होल्डर्स वगैरह ये सारे हो आ जाते हैं, लेकिन उनके थ्रू प्रोग्राम प्रिपेयर नहीं किया जाता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑडिट असिस्टेंस, हाँ बिल्कुल सही है, ऑडिटर भी होता है और ऑडिट असिस्टेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ऑडिटर भी दिया हुआ है और ऑडिट असिस्टेंट भी दिया हुआ है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। तो आंसर क्या है? डी। मतलब ये दोनों सही है वैसे तो, लेकिन अलग अलग ऑप्शन। अगर ऑप्शन ऐसा होता ना कि बोथ A एंड C, ठीक है, बोथ A एंड C B आ गया, या बोथ A एंड C आ गया, C एंड D आ गया, ठीक है, A B C आ गया, इस तरह के ऑप्शन होते हैं, तो उस टाइम पे हमें A एंड C करना था। मगर यहाँ पे D को उसने पहले ही प्रेफर कर दिया कि D में दोनों के दोनों दे दिए, तो इसका आंसर क्या है? D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। देखो अभी पहले हम जस्ट डिस्कस करके आए हैं कि कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, मगर उसमें क्या है, जब शेयर होल्डर्स को चाहिए होता है, अभी शेयर होल्डर्स करवाते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, मगर जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है? मैनेजमेंट। जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं वहां पे तो सिर्फ ऑडिटर की बात करी गई थी, यहाँ बात करी गई है इंटरनल ऑडिटर। किसकी बात करी गई है? इंटरनल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? इंटरनल ऑडिटर वही ऑडिटर होता है जो मैनेजमेंट के अंदर से एक एम्प्लॉय होता है, वही सारी की सारी ऑडिटिंग करता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑडिटिंग। जब इंटरनल ऑडिटिंग एक ऐसी ऑडिटिंग है जिसमें जो ऑडिटर होता है वो मैनेजमेंट का ही एक पर्सन होता है और वो सारी की सारी ऑडिट करके मैनेजमेंट को देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। वहां पे हम लोगों ने बात करी सिर्फ ऑडिटर की कि शेयर होल्डर्स, वहां पे शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दी जाती है, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, मगर यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की बात की जा रही है, तो ये इंटरनल मतलब अंदर का कोई बंदा होगा और वहां पे क्या था? बाहर का कोई बंदा। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड्स। ठीक है, क्या जब सेलिंग करते हैं, सेलिंग का कोई लेना देना नहीं है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है, परचेज का कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग, जब अकाउंटिंग खत्म होती है, अकाउंटिंग मतलब जब हम बैलेंस शीट या अपने जब फाइनल अकाउंट हम बना लेते हैं तो उसके बाद ही उन्हीं को तो हम लोग ऑडिटिंग करवाएंगे ना, है ना। ऐसा तो नहीं है अभी कुछ हम लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके बाद ऑडिटिंग करवाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हाफ ईयरली कह सकते हो या पार्शियली ऑडिटिंग कह सकते हो, वो चीज होती है, मगर इसने पूछा है कि कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, किसके बाद शुरू होती है? तो वो शुरू होती है अकाउंटिंग के बाद। जब हम अकाउंटिंग कर लेते हैं उसके बाद ऑडिटिंग शुरू होती है। चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं वीडियो डालूं। ठीक है, चलिए, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो साथ साथ कमेंट करिए ताकि पता लग सके भी हमारे पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है, हम उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। और जो भी कोई नई वीडियो किसी टॉपिक पे लानी हो तो वो भी बताइए, और जैसा भी लेक्चर लगा उस पर प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, चलिए सेवंथ क्वेश्चन क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज, वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, प्रोविजन एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस सफर्ड ए फर्म इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? उसने साफ साफ कह दिया बैलेंस, ये सब सारा। अब असेट्स किस में आती है? हमारे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी बैलेंस शीट में, बैलेंस ऑफ रिजर्व, प्रोविजन, ये सारा किस में आता है? बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर है बैलेंस शीट। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिट और पार्शियल ऑडिट, ये मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। बैलेंस शीट ऑडिटिंग, जो बैलेंस शीट ऑडिट होती है, ये तो है फाइनल ऑडिट, इसको हम फाइनल ऑडिटिंग भी कहते हैं। ठीक है,
कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होती है? कॉन्टिन्यूस मतलब पूरे साल चलती रहती है, ठीक है, वो कंटिन्यू पूरे साल चलती रहेगी ऑडिटिंग, ठीक है। मगर जो बैलेंस शीट ऑडिट होती है वो हमेशा फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद, मतलब एंड ऑफ द ईयर हमेशा ये ऑडिटिंग होती है। इंटीरियम ऑडिट क्या होती है? जब 2 सालों के बीच में हम लोग ऑडिट करते हैं, जैसे इंटीरियम डिविडेंड आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है। इंटीरियम डिविडेंड होता है जब कंपनी अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहती है, उनको जब बीच में, साल के बीच में ही डिविडेंड देने का सोचती है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम वो इंटीरियम डिविडेंड देती है ना भाई। साल के बीच में से कोई अगर वो दे देती है और उनको डिविडेंड दे देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियम डिविडेंड। अब इंटीरियम डिविडेंड देने के लिए कंपनी एक्ट 2013 में कहता है अगर आप इंटीरियम डिविडेंड देते हो तो उसके पीछे आपके पास इंटीरियम ऑडिट की रिपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो इंटीरियम ऑडिट क्या होती है मैं बता दिया आपको। पार्शियल ऑडिट क्या होती है? पार्शियल ऑडिट होती है जैसे ना 3 महीने की ऑडिट होगी, हाफ ईयर की ऑडिट होगी, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ऑडिट करवा लिया। ये जनरली ये ऑडिट रियल लाइफ में चलती नहीं है और कोई भी सीए इस चीज के लिए एग्री नहीं होता कि वो करेगा, ठीक है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि पार्शियल ऑडिट होती है। ऑलवेज हमारी जो लगभग होती है वो होती है बैलेंस शीट ऑडिट, ठीक है। ये लगभग सभी करवाते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, ठीक है। तो लगभग यही चलती है। और कॉन्टिन्यूस ऑडिट वगैरह जो होते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज में काम आती हैं, ठीक है। तो ये इनका भी जो हम कहें एग्जिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है बट ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो बैलेंस शीट ऑडिट का है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? बी। 8th क्वेश्चन क्या कहते हैं? वाउचिंग ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इज नोन एज वाउचिंग ऑफ। देखो, जब इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंसेस किसके होंगे? क्या पर्सनल लेजर में आएगा वो? मान लो एक पर्सन है तो ए का जो पर्सनल अकाउंट बनेगा उसे हम पर्सनल लेजर कहेंगे ना, ठीक है। तो पर्सनल लेजर तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, कैश नहीं हो सकता, सेल्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो भी हम इनकम एंड एक्सपेंसेस करते हैं अकाउंट्स की, जब कंपनी की बात करें या फर्म की बात करें, तो क्या होता है वो इम्पर्सनल लेजर में हम लोग उसकी एंट्रीज डालते हैं ना, ठीक है। तो उसकी हम लोग जब वाउचिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्पर्सनल लेजर, ठीक है। तो आंसर क्या है? बी। चलिए, 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं? डैश इज ए सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। तो जब ऐसा क्या है जो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या वाउचिंग कहते हैं? नहीं, वाउचिंग नहीं कहते। वाउचिंग तो क्या, हम वाउचर्स को चेक करते हैं। वेरिफिकेशन क्या होती है? वेरिफिकेशन जब हम एसेट्स को चेक करते हैं एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, चेकिंग, नॉर्मल चेकिंग, ठीक है। तो जो इसका आंसर क्या है वो ए है, ठीक है। ऑडिटिंग कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो 9th का क्या आंसर है? चलिए, तो 10th क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ ऑडिट, ठीक है। कौन सा इन सभी में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑडिट का काइंड नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है देखते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, बिल्कुल होती है। प्राइवेट ऑडिट भी होती है, तो ये होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट एंड कॉन्टिन्यूस ऑडिट बिल्कुल होती है। कॉन्टिन्यूस, फाइनल, इंटीरियम, कैश, कॉस्ट, मैनेजमेंट, ठीक है, एनर्जी, इस तरह की सारी ऑडिटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑडिट नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। आंसर क्या है? डी। क्योंकि ये सारी की सारी ऑडिट होती हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हम लोग जो मैंडेटरी ऑडिट होती है हमारे लिए, प्राइवेट ऑडिट जो मतलब प्राइवेटली हम लोग ऑडिट करवा देते हैं, जो मतलब कंपलसरी नहीं है लेकिन हम फिर भी करवा रहे हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर या फिर अपने पार्टनरशिप फर्म्स। गवर्नमेंट ऑडिट मैंने बता दिया था, गवर्नमेंट ऑडिट जो गवर्नमेंट कंपनीज की करती हैं, ठीक है। इनमें गवर्नमेंट ऑडिट के लिए कंप्ट्रोलर होता है, वो करता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो पूरे साल चलती रहती है। फाइनल ऑडिट मैंने बता दिया था जो बैलेंस शीट बनने के बाद होती है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। इंटीरियम जो साल के बीच में ऑडिट होती है, ठीक है। कैश ऑडिट सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए ऑडिट होती है। कॉस्ट मतलब जो हम लोग जब कॉस्ट, जो सिर्फ कॉस्ट कितनी आ रही है उस चीज़ को ऑडिट करने के लिए। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब मैनेजमेंट हमारी कैसे चल रही है उस चीज़ की ऑडिट के लिए। इसमें और भी होती है, एनवायरनमेंट ऑडिट भी होती है, एनर्जी ऑडिट भी होती है, ठीक है। तो ये भी सारी होती है। एनवायरनमेंट ऑडिट में एनवायरनमेंट
पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं या नहीं है, सेफ्टी ऑडिट में क्या सेफ्टी मेजर्स लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए है या नहीं है, कंपनी में क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह की सारी ऑडिट्स होती हैं, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन के हिसाब से इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑडिट का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया इज, ठीक है। तो मैंने भी जस्ट बताया कि जब गवर्नमेंट कंपनी से करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया, इसको हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैग को अपॉइंट करते हैं। और कैग जो होता है वो क्या करता है, वो जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनकी ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो कैग क्या करता है, गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल ऑडिटर ऑफ ए कंपनी मस्ट बी, इंटरनल ऑडिटर ऑफ ए कंपनी मस्ट बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्या वो कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, नहीं। क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए, ठीक है। या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और साथ में उसके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट हो, COP हो, ठीक है। ICWA नहीं, नीड नॉट पोजेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब से ऑडिटिंग शुरू हुई तब से हमें मतलब वहाँ पे बना दी गई थी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंडर कि जो एक ऑडिटर होगा वो एक उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके पास बेसिक अकाउंट्स की तो एटलीस्ट नॉलेज हो। बट आज के टाइम पे उसे थोड़ा सा और वाइड कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो एक ऑडिटर होगा उसके पास उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी राइट्स क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज क्या होगी, उसकी रेम्युनरेशन क्या होगी, तो वो सारी की सारी उसमें चीज बताई हुई है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या है फिर, बी। आंसर क्या है, बी। एक जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ए वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय, ठीक है। जब एक वैकेंसी खाली होगी, ठीक है, तो जब खाली होगी तो जब मतलब वो रिजाइन देके चला गया तो उसको फिल्ड कौन करेगा, ठीक है, या कब करते हैं, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, नहीं। जब ये वैकेंसी होती है, जब रिजाइन देके चल जाता है ना कोई भी ऑडिटर, तो उसको जनरल मीटिंग में फिलअप करते हैं, ठीक है, जनरल मीटिंग में फिलअप करते हैं और वो आगे आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग तक रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, जो BOD है वो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी कब अपॉइंट करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब BOD होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर वो ऑडिटर को अपॉइंट करवा देती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, विद इन 1 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, नहीं। विद 1 मंथ ऑफ प्रमोशन ऑफ कंपनी, नहीं। 1 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ ए कंपनी, नहीं। विद इन 1 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, ठीक है। तो आंसर क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिट डेट इज मेड कंपल्सरी, कंपल्सरी किसके लिए है, अंडर स्टैट्यूट ऑफ इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका जो मतलब ऑडिट कंपल्सरी है वो उसको हम क्या कहते हैं, जो ऑडिट जो कंपल्सरी ऑडिटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट, ठीक है। पार्शल तो मैंने बता दिया, हाफ ईयरली, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए तो हम पार्शल ऑडिट करवाते हैं। कंप्लीट ऑडिट, जब पूरी कंप्लीट ऑडिटिंग करते हैं हम लोग, वो कंटिन्यूस पूरे साल कंटिन्यू चलती रहती है, तो जब कंपल्सरी ऑडिट होती है, कंपल्सरी ऑडिट का मतलब है जैसे कंपनीज हैं तो उनके लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपल्सरी है, ये स्टैच्यूटरी है कि आपको ऑडिटिंग करवानी ही करवानी पड़ेगी। मगर फर्म्स और हमारे सोल प्रोवाइडर्स के लिए कंपल्सरी नहीं है, मगर फिर भी वो करवाते हैं, ये देखने के लिए जो क्या उनका मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उनकी जो बिजनेस पोजीशन है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, तो ये सब कुछ वो देखने के लिए कराते हैं। तो जो कंपल्सरी ऑडिट जिसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो कंपल्सरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी ऑडिट। आंसर क्या है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस्ड द ऑडिटर प्लान्स
आउट द वर्क ऑफ ऑडिट वर्क इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, बिफोर द वर्क ऑडिट इज कमेंस्ड, जब वो ऑडिट को करता है तो उससे पहले द ऑडिटर प्लान आउट द होल ऑफ ऑडिट वर्क, तो वो जो एक प्लान पूरा करता है तो उस जो पूरे प्रोसेस को या पूरे चीज को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ऑडिट प्लान नहीं, इस प्लान में और इस प्रोग्राम में कंफ्यूज नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं जब हम ऑडिट करने से पहले हम पूरा प्लान बनाते हैं। ऑडिट प्लान नहीं होता, ऑडिट नोट नहीं होता, ऑडिट रिस्क नहीं होता। आंसर क्या है, डी, ऑडिट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू वाउच विच ऑफ द एक्सपेंसेस द ऑडिटर विल एग्जामिन इन बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, इन ऑर्डर टू वाउच में विच ऑफ द एक्सपेंसेस द ऑडिटर विल एग्जामिन इन बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री पहले तो मुझे बताओ, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ते हैं, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री कौन देता है हमें, जैसे हमने सामान मंगवाया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, भी दूसरी कंट्री पे गया तो उनके बीच में जब वो उधर से सामान भेजता है या इधर से मैं उसको पेमेंट करता हूँ, उस टाइम पे क्या होता है, वो बिल ऑफ एंट्री देता है कि हम पेमेंट मैं कर दूंगा। ठीक है, इस तरह का वहाँ पे चलता है। तो बिल ऑफ एंट्री जब आती है तो उस टाइम पे नाम आता है कस्टम्स का, तो हम चेक करते हैं ना कस्टम जो लगता है हमारा सारा सारा, तो जो बिल ऑफ एंट्री आती है उस टाइम पे हम किसकी बात करते हैं, कस्टम की। ठीक है, इनकम टैक्स की नहीं, जीएसटी की नहीं, वैट तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या है, ए, कस्टम। ओके, 18th क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ एंट्रीज कॉल्ड। देखो, अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक होता है वाउचिंग और एक होता है वेरिफिकेशन। एक होता है वाउचिंग और एक होता है वेरिफिकेशन। एविडेंस का मतलब क्या है, आप कहीं शॉपिंग करने गए तो आपने जीन्स खरीदी या शर्ट खरीदी या जो भी आपने मतलब शॉपिंग करी, तो उसके बदले में जब आप जाते हो काउंटर पे तो वो आपको बिल देता है ना, साथ में आप जब पेमेंट करते हो बिल देता है, भी आपका इतने का बिल हुआ, आप ये पेमेंट कर दो। तो जो वो बिल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वाउचर। उसी वाउचर को हम एविडेंस कहते हैं। जब हम बिजनेस लाइन में बात करें तो उसी वाउचर को हम एविडेंस कहते हैं। जब उस एविडेंस को हम लोग चेक करते हैं तो उस एविडेंस को चेक करना क्या कहते हैं, वाउचिंग। ठीक है, और वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है जो असेट है, जो लाइबिलिटी है, जो भी चीजें मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई हैं, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इसे हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जो वाउचिंग होता है वो होता है हमेशा एक्सपेंस का, वेरिफिकेशन होता है वो होता है हमेशा असेट्स का। डन। चलिए तो आंसर क्या है इसका, सी। ओके, 19th क्वेश्चन, टू बी एन ऑडिटर ए पर्सन मस्ट बी। क्या वो एक एम्प्लॉय होना चाहिए, नहीं, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉयर भी नहीं होना चाहिए। अकाउंटेंट नहीं, अकाउंटेंट तो अकाउंट्स बनाएगा ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा। एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जिसके पास सीए की डिग्री हो और सीओपी हो, मतलब उसके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, और वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, या फिर एक फर्म भी हो सकती है, एक पूरी फर्म भी हो सकती है। तो वो मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो अगर फर्म होता, इंडिपेंडेंट पर्सन या फर्म दोनों लिखा होता तो हम वहां पे क्लिक करते हैं। ठीक है, टिक करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है इसका, डी। एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए और एक फर्म होना चाहिए, लेकिन उस फर्म में जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं वो सारे के सारे सीए होने चाहिए और उनके पास सीओपी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक मैं आपको जो है घर के लिए दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। चलिए, ये जो 20th क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग, एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग बट नॉट ए ब्लड हाउंड। ठीक है, दिस स्टेटमेंट हैज गिवन इन डिसीजन ऑफ विच केस। ये एक स्टेटमेंट है, एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग बट नॉट ए ब्लड हाउंड। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। वॉच डॉग क्या होता है, देखो आपने ना दो तरीके के कुत्ते देखे होंगे, दो तरीके, वैसे तो काफी किस्म के कुत्ते होते हैं। एक तो होता है, मतलब दोनों हम पालतू की बात करेंगे, जंगली की बात नहीं करेंगे, जो गली में चलते हुए
खा लेता है, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे। नॉर्मल हम पालतू कुत्तों की बात करेंगे, जिनमें एक तो होता है वॉच डॉग, ठीक है, जो जिस तरह कई बार क्या होता है, जब उसका मालिक खड़ा है और हम लोग उससे मिलने जाते हैं, ठीक है, तो जब हम पहली पहली बार वो देखता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक बार भौंकता है, मगर वो काटता नहीं है, वो भौंकता है, वो काटता नहीं है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर पर्सन को देख के भौंके, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर पर्सन को देख के भौंके। उसका जो मालिक है उसे बाहर सैर करवाने ले जा रहा है और वहां पे कोई मिल गया तो वो भौंकता नहीं है, वो मतलब बड़ा नॉर्मल रहता है, जैसे कुछ नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, तो वो भौंकता नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल देखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉच डॉग। मगर जो ब्लड हाउंड होता है ना, वो हर एक इंसान पे या हर एक चीज पे भौंकता है, और जरूरत पड़ती है तो वो काट भी लेता है, अगर उसको ज्यादा लगता है ना कि ज्यादा डेंजर है तो वो काट भी लेता है, ठीक है। तो एक केस था, इसका आंसर मैं बताता हूँ, वैसे किंगस्टन कॉटन मिल केस। ये किंगस्टन कॉटन मिल एक केस था जिसमें जब इनके ना इन्फ्लेशन, मतलब जो सर्फ वगैरह थी वो इन्फ्लेशन हो गई थी बहुत सारी, तो इस टाइम पे ना जो ऑडिटर था उसने सब कुछ किया, और उसने क्या किया, उसने खुद से चेक नहीं किया, लेकिन उसने जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट से, जो डायरेक्टर्स ने उसे प्रोवाइड कराया था प्रूफ, उस पर विश्वास कर लिया, ठीक है। तो वो आपस में कहते रहे भी, मतलब कोर्ट में कहते रहे कि जो ऑडिटर की गलती है, तो ठीक है, ऑडिटर कहता नहीं मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो उस पर विश्वास करूंगा जो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कंक्लूजन निकल के आया ना, उस टाइम पे जो जज थे उन्होंने कहा कि जो ऑडिटर है वो एक भौंकने वाला कुत्ता है, मगर वो काटने वाला कुत्ता नहीं है, ठीक है बड़ी अजीब लाइन है, मगर उसने ये चीज कहा, और उसका जो सेंस है वो ये निकलता है कि ऑडिटर हर चीज पे डाउट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसे जो एविडेंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे वो उस पे विश्वास करेगा। अगर उसे लगता है कि ये डाउटफुल है और इसके पीछे जांच करनी चाहिए, स्क्रूटिनी करनी चाहिए, तो वो करेगा, वरना नहीं करेगा। मतलब वो हर टाइम पे शक्की नहीं होना चाहिए, वो यूं नहीं कि ऑफिस में घुसते ही या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में घुसते ही हाँ भाई तू कैसे, या मतलब वो बार बार क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, ठीक है, वो नॉर्मल रहेगा, और वो शक की निगाहों से कभी नहीं देखेगा, और कभी भी किसी पर्सन को गलत नहीं मानेगा जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि वो गलत है, ठीक है। तो एक ऑडिटर क्या है, एक ऑडिटर एक वॉच डॉग है, जो सिर्फ सभी चीजों को देखता है, अच्छे से उनको ऑडिट करता है, उन चीजों को देखता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो किसी चीज पर राय नहीं देता, ठीक है, वो किसी चीज पर राय नहीं देता अपनी, सिर्फ जो भी चीज है वो एक अपनी लास्ट में एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है और वो सबमिट कर देता है कंपनी को, ठीक है। तो जो इस स्टेटमेंट ये कहती है कि एक ऑडिटर जो है वो वॉच डॉग है, वो उन चीजों पे विश्वास करेगा, मगर वो एक ब्लड हाउंड नहीं है, मतलब भौंकने वाला कुत्ता नहीं है कि वो हर चीज पे शक की निगाहों से देखेगा और हर चीज में डिटेल में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उसमें यह भी चीज कही है कि अगर जरूरत पड़ती है तो जो वॉच डॉग है वो एक भौंकने वाला कुत्ता भी बन सकता है। कैसे? जैसे कोई काम कर रहा है, वहां पे देख रहा है भी ऐसी हैं, ठीक है, या जैसे ब्रीच हो रहा है किसी चीज का, मतलब जिस तरह अपने वो है क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उनसे पैसा आ रहा है अपने को, तो क्या कर रहा है, जो कंपनी कर रही है वो 1 लाख की रिसिप्ट है, 1 लाख की रिसिप्ट क्या करा उसने ना, अभी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी और अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया। अब जब 1 लाख की रिसिप्ट आई, ठीक है, तो उसके बाद इसने जब पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया तो क्या हुआ, उसने मतलब वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं करी, ठीक है। अब जब नेक्स्ट किसी पर्सन से आई, किसी बी पर्सन से आई 2 लाख की एंट्री, ठीक है, तो उसने 2 लाख की रिसिप्ट आई, 2 लाख का जब पैसा आया तो उसने क्या किया, 1 लाख का तो जो लास्ट वाले मतलब ए पर्सन की जो आई थी, ठीक है, देखो मैं ऐसा समझाता हूँ, ए पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन ने 1 लाख रुपए दिया, ठीक है, उसको यूज कर लिया मैनेजर ने पर्सनल पर्पज के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो बी पर्सन है उसने 2 लाख रुपए दिए, अब क्या हुआ, जो इसने तो इस 1 लाख की तो एंट्री हुई नहीं थी, ठीक है, तो इस 2 लाख में से 1 लाख तो यहां कर दिया और 1 लाख फिर से अपने पर्सनल पर्पज के लिए कर दिया, ठीक है। जब ऐसे सी आएगा, तो जब सी आएगा तो सी जितना भी पैसा देगा उसको इसमें एंट्री कर देगा,
उसको इसकी एंट्री कर देगा, ठीक है। और उसके बाद डी आएगा तो उसको फिर जब डी आएगा तो डी की जो एंट्री करेगा वो इधर कर सी में कर देगा। तो इस तरह वो घुमाते रहते हैं पैसे को, ठीक है। तो इस टाइम पे जब वो शक होगा कि भी हाँ भाई यहाँ प्रॉब्लम है, तब वो ब्लड हाउंड बनेगा, ठीक है। तब वो ब्लड हाउंड बनेगा, मतलब वो भौंकने वाले कुत्ते से काटने वाला कुत्ता बन जाएगा, कि वो जांच करेगा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है और कहाँ है, वो डिटेल में जाए, ठीक है। तो वो डिटेल में जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर जो भी एक ऑडिटर है वो एक भौंकने वाला कुत्ता है, मतलब वो सब जांच पड़ताल करेगा एविडेंस के बेस पे, मगर जब वो शक होगा उसे तो वो डिटेल में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कही गई थी वो कौन से केस में कही गई थी? किंगस्टन कॉटन मिल केस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? 21 जो आपके लिए है, दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जर्नली बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट, ठीक है। 2 एनुअल जर्नल मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, या दो एनुअल ऑडिट होती हैं, उनके बीच में जब हम ऑडिट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैं अभी प्रीवियस अपने क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था आपको। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, और बताइए कि आंसर क्या है, और जो भी कमी लग रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए अभी आपके यूज़ पर्पस के लिए, तो हम उस पर काम करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। अपने जो कलीग्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम के या नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज डाले हैं और सेकंड पेपर के अब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप लोग देखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हम लोग आप सब मिलके हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे और बढ़िया बढ़िया आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, और कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। जब हम डिटेल करेंगे ना तब करेंगे। तो अभी जस्ट मतलब जिसने तैयारी कर ली है, सब ये वीडियोस उनके लिए है कि उनका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसमें डिटेल भी थोड़ा थोड़ा कई बार करवा देता हूँ, कि कई क्वेश्चन तो होते हैं जिनमें हम डिटेल की मतलब ही नहीं है, उनको जस्ट हमने याद ही करना है। जैसे अभी AS8 था, ठीक है, तो हमें वो याद ही करना है, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो उनको तो याद ही करना पड़ेगा, और जो डिटेल की चीज है जिनमें हमें पता होना चाहिए भी कंसेप्ट क्या है, बेस क्या है, तो वो बेस मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। तो आप सभी जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको पता लग सके जब भी कोई न्यू वीडियो आई तो उसकी नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।